तो दोस्तों फाइनली द सैंडमैन का नया सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। नेटफ्लिक्स की तरफ से ये सीरीज़ लाई गई थी और अब इसका जो तीसरा सेक्शन है वो नेटफ्लिक्स की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज़ की प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द सैंडमैन एक अमेरिकी फंतासी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो 1989 से 1996 की कॉमिक बुक पर आधारित है जिसे नील गैमन ने लिखा है और डीसी कॉमिक्स ने प्रकाशित किया है। इस सीरीज को गैमन, डेविड एस. गोयर और एलन हेनबर्ग ने स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स के लिए विकसित किया है और इसका निर्माण डीसी एंटरटेनमेंट और वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन ने किया है। कॉमिक की तरह द सैंडमैन भी ड्रीम मॉर्फियस, जिसका नाम सैंडमैन है, की कहानी कहता है। इस सीरीज में टॉम स्ट्रीज मुख्य किरदार में, जबकि बॉयड होलब्रुक, विवियन एचेम्पोंग और पैटन ओसवाल्ड सहायक भूमिकाओं में है। सैंडमैन को फिल्म में रूपांतरित करने के प्रयास 1991 में शुरू हुए, लेकिन कई वर्षों तक विकास नरक में फंस गए। 2013 में गोयर ने वार्नर ब्रदर्स को श्रृंखला का एक फिल्म रूपांतरण पेश किया। गोयर और गैमन जोसेफ गॉर्डन-लेविट के साथ मिलकर इसे बनाने वाले थे, जिन्हें अभिनय करने और संभवतः निर्देशन करने की योजना थी। हालांकि गॉर्डन-लेविट 2016 में रचनात्मक मतभेदों के कारण बाहर हो गए। फिल्म के लंबे समय तक चलने के कारण वार्नर ब्रदर्स ने अपना ध्यान टेलीविजन पर केंद्रित कर दिया। नेटफ्लिक्स ने जून 2019 में श्रृंखला के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और फिल्मांकन अक्टूबर 2020 से अगस्त 2021 तक चला। श्रृंखला को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें कास्टिंग, प्रोडक्शन डिजाइन, वेशभूषा, इसके स्रोत सामग्री के प्रति वफादारी, दृश्य प्रभाव और प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। सैंडमैन का प्रीमियर 5 अगस्त 2022 को हुआ, जिसके 10 एपिसोड तुरंत उपलब्ध थे। 19 अगस्त को एक अतिरिक्त एपिसोड उपलब्ध हुआ। नवंबर 2022 में इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 3 और 24 जुलाई 2025 को 2 भागों में और 31 जुलाई को एक बोनस एपिसोड के साथ होना तय है। जनवरी 2025 में यह घोषणा की गई कि श्रृंखला दूसरे सीजन के साथ समाप्त हो जाएगी। आधार: सपनों का अवतार और 7 अनंत में से एक मॉर्फियस को 1918 में एक गुप्त अनुष्ठान में पकड़ लिया गया। 106 साल तक बंदी रहने के बाद वह 2025 में भाग निकला। वह अपने राज्य ड्रीमिंग में व्यवस्था बहाल करने के लिए निकल पड़ा। 2. रालना। अधिक जानकारी: द सैंडमैन पात्रों की सूची। मुख्य: टॉम स्ट्रीज लॉर्ड मॉर्फियस बटा ड्रीम के रूप में, सपनों और दुःस्वप्नों का मानवीकरण और ड्रीमिंग का शासक। 3. 4. स्टर्रिज ने ड्रीम ऑफ अ थाउजेंड कैट्स में ड्रीम की काली बिल्ली के चरित्र को भी आवाज दी थी। बॉयड होलब्रुक कोरिंथियन, सीजन 1 के रूप में एक दुःस्वप्न जो ड्रीमिंग से बच निकला। 3. विवियन एचेम्पोंग लुसियन के रूप में, ड्रीमिंग की लाइब्रेरियन और ड्रीम की अनुपस्थिति में इसकी संपत्ति की देखभाल करने वाली। 4. 3. पैटन ओसवाल्ड मैथ्यू द रेवेन की आवाज के रूप में, ड्रीम के दूत जो अपनी नींद में मरने तक एक इंसान थे और लुसियन द्वारा एक रेवेन के रूप में पुनर्जन्म लिया गया। 5. 6. सह कलाकार: डेविड थेवलिस जॉन डी के रूप में, क्रिप्स और बर्गेस का बेटा जिसका सत्य खोजने का प्रयास दुनिया को खतरे में डालता है। गैमन ने डी को एक ऐसे चरित्र के रूप में वर्णित किया जो आपका दिल तोड़ सकता है और आपकी सहानुभूति बनाए रखते हुए आपको सबसे अंधेरी जगहों पर ले जा सकता है। 5. 6. जेना कोलमैन जोहाना कॉन्स्टेंटाइन के रूप में, एक गुप्त जासूस। कोलमैन ने चरित्र के 2 संस्करण निभाए हैं, जॉन कॉन्स्टेंटाइन पर आधारित वर्तमान वंशज और उनकी 18वीं शताब्दी की पूर्वज, लेडी जोहाना कॉन्स्टेंटाइन। 5. 6. 7. ग्वेंडोलिन क्रिस्टी लूसिफर मॉर्निंगस्टार के रूप में, नर्क का शासक।
लूसीफर का यह अवतार कॉमिक्स में चरित्र के मूल चित्रण के बहुत करीब है। 2016 लूसीफर टेलीविजन सीरीज में उसके चित्रण की तुलना में नील गैमन ने उल्लेख किया कि लूसीफर संस्करण टॉम एलिस द्वारा चित्रित को फिर से कॉन्फ़िगर करना मुश्किल होगा ताकि वह द सैंडमैन में वापस फिट हो सके। 3.8 किर्बी ए मौत के रूप में मौत का मानवीकरण और ड्रीम की दयालु समझदार बड़ी बहन। 5.6 फर्डिनेंड किंग्सले हॉब गैडलिंग ड्रीम का दोस्त जो सैकड़ों सालों से जीवित है। 9 सैंड्रा जेमसेंग यूनिटी किंकेड सीजन 1 के रूप में रोज की परोपकारी और परदादी जो हाल ही में एक सदी की नींद से जागी है। 5.6 क्योरा रोज वॉकर के रूप में एक युवा महिला जो अपने खोए हुए भाई की तलाश कर रही है जो कोरिंथियन का शिकार बन जाता है। 5.6-10 रजाने जमल लिटा हॉल रोज की दोस्त और अपने पति के लिए विलाप करती एक विधवा। 5.6 मेलिसांथी माहुत कैलियोप होमर की प्रेरणा और ड्रीम मॉर्फियस की पूर्व पत्नी। आर्थर डार्विल रिचर्ड रिक मैडॉक एक संघर्षशील लेखक जो कैलियोप को उसकी इच्छा के विरुद्ध कैद कर लेता है। पुनरावर्ती जोली रिचर्डसन एथेल डी नी क्रिप्स बटा मैडम डॉडेट के रूप में बर्गेस की मालकिन और जॉन डी की माँ। 5.6 सीजन 1 युवा एथेल क्रिप्स के रूप में नियाम वाल्श। 5 सीजन 1 दीनिता गोहिल फेट मेडेन फेट्स की सदस्य। नीना वाडिया फेट मदर के रूप में फेट्स की सदस्य। सौद फ्रेस फेट क्रोन के रूप में फेट्स का एक सदस्य। संजीव भास्कर कैन के रूप में ड्रीमिंग का निवासी और बाइबिल के कैन पर आधारित हाबिल का भाई। 3-4 असीम चौधरी हाबिल के रूप में बाइबिल के हाबिल पर आधारित ड्रीमिंग का निवासी और कैन का भाई जो कभी कभी उसके द्वारा मारा जाता है और मृतकों में से वापस आता है। 3-4 मेसन अलेक्जेंडर पार्क डिजायर के रूप में इच्छा का मानवीकरण और मॉर्फियस का भाई। 5-6 कैसी क्लेयर लिलिम की माजिकेन लूसीफेर मॉर्निंग स्टार की समर्पित सहयोगी। जॉन कैमरून मिशेल हेल कार्टर रोज के दोस्त और बेड एंड ब्रेकफास्ट के होस्ट। हेल ड्रेग क्वीन और कैबरे परफॉर्मर के रूप में भी काम करते हैं। स्टीफन फ्राई गिलबर्ट बटा फिडलर ग्रीन सीजन 1 के रूप में एक सपना और ड्रीमिंग में एक स्थान का मानवीकरण जो एक रहस्यमय सज्जन के रूप में प्रकट होता है और रोज का अंगरक्षक बन जाता है। 5-6 मार्क हैमिल ने मर्विन पंपकिनहेड की आवाज के रूप में एक चेन स्मोकिंग चौकीदार जिसके सिर पर जैको लालटेन है। 11 निकोलस एंस्कोम्बे ने मर्विन पंपकिनहेड के लिए मोशन कैप्चर प्रदान किया है। डोना प्रेस्टन निराशा के रूप में निराशा का व्यक्तित्व मॉर्फियस की बहन और डिजायर की जुड़वा। 5-6 लॉयड एवरिट हेक्टर हॉल सीजन 1 लिटा का मृत पति जिसका भूत द ड्रीमिंग में मौत से छिपता है। एडी करंजा जेड वॉकर रोज का छोटा भाई और गॉल्ट का वार्ड जो द ड्रीमिंग के माध्यम से उसे उसके अपमानजनक पालक माता पिता से बचाता है। एंडी ओशो मिरांडा वाकर यूनिटी की पोती और जेर और रोज की माँ। एन ओगबोमो ने गॉल्ट के वास्तविक रूप को आवाज दी है और मोशन कैप्चर किया है जो बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाते हुए ड्रीम बनना चाहता है। कैरा होर्गन और डेजी बेजर चैंटल और जेल्डा के रूप में हेल्स बी एंड बी में मेहमान। लिली ट्रेवर्स और रिचर्ड फ्लीशमैन बारबी और केन के रूप में हेल्स बी एंड बी में अतिथि। सैम हेजल्डाइन और लिसा ओहारे ने बर्नबी और क्लेरिस की भूमिका निभाई है जो जेड के चाचा और चाची है जबकि क्लेरिस जेड के पिता की रिश्तेदार है। बर्नबी जेड के साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करता है और क्लेरिस को डराकर मना लेता है। कॉमिक्स के विपरीत क्लेरिस जेड के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती है। केरी शेल डैनी किरेन और जिल विंटरनिज निम्रोर फनलैंड और द गुड डॉक्टर सीजन 1 के रूप में सीरियल किलर की तिकरी जो एक अनाज सम्मेलन के रूप में प्रच्छन्न एक सम्मेलन आयोजित करती है जबकि कोरिंथियन को अतिथि वक्ता के रूप में बुलाती है। गुड डॉक्टर फ्ले बाय नाइट का
एक लिंगविकृत संस्करण है। लेनी हेनरी ने मार्टिन टेनबोन्स की आवाज निभाई है, जो एक जादुई कुत्ते जैसा प्राणी है जो बार्बी के सपनों में दिखाई देता है। 12 ज्ञानी कालचेती डेथ स्टाकर, एक सीरियल किलर जो अनाज सम्मेलन में भाग लेता है। अतिथि बिल पैटरसन डॉ जॉन हैथवे, सीजन 1। लॉरी किनास्टोन एलेक्स बर्गेस, रोड्रिक बर्गेस के बेटे के रूप में, सीजन 1। बेंजामिन इवान एनसवर्थ, युवा एलेक्स बर्गेस के रूप में, सीजन 1। बेनेडिक्ट ब्लाइथ, वृद्ध एलेक्स बर्गेस के रूप में, सीजन 1। साइमन बंडॉक एलेक्स बर्गेस डबल के रूप में, सीजन 2। चार्ल्स डांस सर रोड्रिक बर्गेस बटा मैगस, सीजन 1 के रूप में, एक कुलीन तांत्रिक। 3 मीरा स्याल एरिका, एक पादरी जिसे रिक द विक के नाम से जाना जाता है, जो राक्षसी कब्जे से निपटने के लिए जोहाना कॉन्स्टेंटाइन की मदद लेती है। क्लेयर हिगिंस मैड हेट्टी के रूप में, एक 280 वर्षीय बेघर महिला और जोहाना कॉन्स्टेंटाइन की परिचित। सारा नाइल्स रोजमेरी, एक अच्छी सामरी महिला जो जॉन को उसका मानिक वापस पाने में मदद करती है। मार्टिन फोर्ड स्क्वेटरब्लोट, एक राक्षस के रूप में। चोरोंजोन के रूप में मुन्या चावावा, नर्क का एक दानवड्यूक। डेबोरा ओएलेड नाडा, एक प्रागैतिहासिक अफ्रीकी रानी जो कभी मॉर्फियस के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई थी। अर्नेस्ट किंग्सले जूनियर कैकुल, नारा की आंखों से देखा गया ड्रीम का एक पहलू। सैम स्ट्राइक टॉड के रूप में। एम्मा डंकन, बेटे मुनरो, सीजन 1, एक वेट्रेस और जॉन डी की पीड़ितों में से एक। स्टीवन ब्रांड, मार्श जानोवस्की, सीजन 1, एक डाइनर कुक और जॉन डी के पीड़ितों में से एक। लॉरी डेविडसन, मार्क ब्रूअर, सीजन 1, एक डिनर अतिथि और जॉन डी के पीड़ितों में से एक। डेजी हेड जूडी के रूप में, सीजन 1, एक डिनर अतिथि और जॉन डी के पीड़ितों में से एक। जेम्स उडोम गैरी के रूप में, सीजन 1, एक डिनर अतिथि और जॉन डी के पीड़ितों में से एक। लूर्डेस फेब्रेस केट फ्लेचर, सीजन 1, एक डिनर अतिथि और जॉन डी के पीड़ितों में से एक। सैमुअल ब्लेनकिन, विल शेक्सबर्ड, एक महत्वाकांक्षी नाटककार। इयान मैकनीस, बारटेंडर के रूप में। बेन विगिंस, कार्ल, रोज का दोस्त और घर की देखभाल करने वाला। पीटर डी जर्सी, मिस्टर हाल्डेवेल, यूनिटी किनकेड के वकील। लुइस रीव्स, फिलिप सिच, सीजन 1, एक ब्लॉगर जो द बूगीमैन नामक सीरियल किलर होने का नाटक करता है ताकि वह जान सके कि वह सीरियल किलर कैसे बन सकता है। रोजर अल्लाम, नरक के ड्यूक लॉर्ड अजाजेल की आवाज। डेरेक जैकोबी, इरास्मस फ्राई, सीजन 1, ग्रीक पौराणिक कथाओं के लेखक और कैलियोप के मूल अपहरणकर्ता। एनिमेटेड एपिसोड ड्रीम ऑफ 1000 कैट्स में श्यामी बिल्ली पैगंबर के रूप में सैंड्रा ओह, टैबी बिल्ली के बच्चे के रूप में रोजी डे, ग्रे बिल्ली के रूप में डेविड ग्यासी, काली बिल्ली के रूप में जोलिसेट, खोपड़ी कोआ के रूप में नील गैमन, सुनहरे बालों वाले आदमी के रूप में जेम्स मैकेवॉय, जिसका ब्रूनो एवर्सा द्वारा मोशन कैप्चर किया गया था, डॉन के रूप में डेविड टेनेंट, जिसका जेफरी मुंडेल द्वारा मोशन कैप्चर किया गया था, लॉरा लिन के रूप में जॉर्जिया टेनेंट, जिसका लुइस विलियम्स द्वारा मोशन कैप्चर किया गया था, पॉल के रूप में माइकल शीन, जिसका मार्क ओसमन द्वारा मोशन कैप्चर किया गया था, मैरियन के रूप में एना लुंडबर्ग, जिसका निकोल इवांस द्वारा मोशन कैप्चर किया गया था, और नॉन्सो एनोजी, डायने मॉर्गन और टॉम वू क्रमशः वाइवर्न, ग्रिफिन और हिप्पोग्रिफ के रूप में। एपिसोड मौसम एपिसोड मूलतः जारी 1 11-10-5 अगस्त 2022, 1 19 अगस्त 2022, 2 13 12-6-3 जुलाई 2025, 5 24 जुलाई 2025, 1 31 जुलाई 2025। सीजन 1 2022। कुल संख्या। सीजन में न शीर्षक निर्देशक टेलीप्ले द्वारा मूल रिलीज की तारीख। एक न्यायों की नींद, माइक बार्कर, नील गैमन और डेविड एस
गोयर और एलन हाइनबर्ग 5 अगस्त 2022। कोरिंथियन के नाम से जाने जाने वाले दुःस्वप्न को पकड़ने का प्रयास करते समय मॉर्फियस, जिसे ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश अभिजात रोड्रिक बर्गेस द्वारा एक गुप्त अनुष्ठान में पकड़ा जाता है, जो अपने सबसे बड़े बेटे रांडेल को पुनर्जीवित करने के एक दोषपूर्ण प्रयास के अलावा अपनी खुद की शक्ति और धन को बहाने के साधन के रूप में अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने की उम्मीद में मृत्यु को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। रॉड्रिक ने मॉर्फियस की शक्ति के प्रतीक चुरा लिए, उसका हेलमेट, रेत की एक थैली और एक मानिक, जो अंततः रॉड्रिक के नाराज प्रेमी एथेल क्रिप्स द्वारा ले लिए जाते हैं, जो रॉड्रिक के बच्चे से गर्भवती है। मॉर्फियस की कैद नींद की बीमारी की महामारी का कारण बनती है। जून 2019 में नेटफ्लिक्स ने सीरीज का निर्माण करने के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसे 11 एपिसोड का ऑर्डर दिया, 26 जिनमें से पहले 10 को शुरू में एक साथ रिलीज किया गया था, 50 और 11वें को बोनस एपिसोड के रूप में। 23:51 द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार वार्नर ब्रदर्स ने सीरीज को कई नेटवर्क पर पेश किया, जिसमें HBO भी शामिल है, जिसने इसके बड़े बजट के कारण इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। नेटफ्लिक्स ने बड़ी बौद्धिक संपदा हासिल करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के अपने प्रयासों के तहत इसे हाथों लिया। 26 सीरीज को गैमन, गोयर और एलन हेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, जो कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। 52-53 गैमन। लिखना। रचनात्मक टीम ने स्रोत सामग्री को ईमानदारी से अनुकूलित करने की मांग की, जिसकी शुरुआत प्रील्यूड्स एंड नॉक्टर्न्स, द डॉल्स हाउस, सी और ड्रीम कंट्री के पहले 2 मुद्दों के अनुकूलन के पहले सीजन से हुई। 56-23 रचनाकारों ने गैमन की स्वीकृति के साथ स्रोत सामग्री से महत्वपूर्ण कथात्मक परिवर्तन किए और सेट बनाते समय प्रतिक्रिया भी प्राप्त की, जिसमें हाइनबर्ग ने कहा, हर चीज में नील की आंखें और उनकी प्रतिक्रिया मिलती है। टीम कॉमिक्स की कला से प्रेरित थी, जिसमें कॉमिक्स के प्रति वफादार होने के लिए प्रॉप्स और सेट बनाए गए थे। श्रृंखला में समकालीन दर्शकों के लिए स्रोत सामग्री को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से परिवर्तन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यह 1989 के बजाय 2021 में शुरू होता है, जिसमें ड्रीम को अब 75 साल के बजाय 105 साल की कैद हुई है। 56-57 कॉमिक्स में मॉर्फियस के स्पीच बबल सफेद अक्षरों में काले हैं। टीम ने इस अवधारणा को श्रृंखला में एकीकृत करने का विकल्प चुना है। इस प्रकार मॉर्फियस के संवाद को सावधानीपूर्वक लिखा गया था। गैमन ने इसे वह चीज कहा जिसके बारे में वह सबसे अधिक जुनूनी था, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार स्क्रिप्ट को संशोधित कर रहा था कि वह इससे संतुष्ट है। 58 परिवर्तनों में पहले सीजन के लिए द कोरिंथियन की भूमिका को बिग बैड के रूप में विस्तारित करना, विभिन्न पात्रों और कहानियों को बदलना और अन्य डीसी कॉमिक्स पात्रों जैसे मार्टियन मैनहंटर और मिस्टर मिरेकल के संदर्भों को हटाना शामिल था। जॉन डी को डॉक्टर डेस्टिनी के रूप में नहीं दिखाया गया था और जॉन कॉन्स्टेंटाइन को एक महिला पात्र, जोआना कॉन्स्टेंटाइन के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। 56-59 मॉर्फियस के लिए मैथ्यू की भूमिका को भी श्रृंखला में विस्तारित किया गया था, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ वह अपने विचार साझा कर सके, जिन्हें कॉमिक्स में विचार बुलबुले के रूप में दर्शाया गया था और लाइव एक्शन में करना अव्यावहारिक था। 56 कॉमिक्स को दोबारा पढ़ने पर गैमन को लगा कि उन्होंने एक अजीब तरीके से सारा काम किया, क्योंकि उन्हें लगा कि कॉमिक्स अपने समय से काफी आगे थी। हाइनबर्ग ने कहा, सैंडरमैन कॉमिक्स महिलाओं, नस्ल, कामुकता और लिंग के चित्रण के मामले में 80 के दशक के अंत में सभी से बहुत आगे थी, जबकि उन्होंने कहा कि श्रृंखला के लिए बदलाव किए गए थे। 56-60 गोयर, हाइनबर्ग और गैमन पहले सीजन पर चर्चा करने के लिए गैमन के घर पर मिले, जहां उन्होंने 2 दिनों में पहले एपिसोड की कहानी तैयार की। वे अक्सर चर्चा करते थे कि यह जरूरी क्यों है कि हम द सैंडरमैन की कहानी अभी बताएं। हाइनबर्ग ने कहा कि इसका जवाब हमारे द्वारा तब से लिए गए हर रचनात्मक निर्णय को प्रभावित करता है। द सैंडरमैन इस बात की खोज है
कि इंसान होने का क्या मतलब है। नश्वर होना और इसलिए कमजोर होना, चोट लगने में सक्षम, लेकिन प्यार करने और प्यार पाने में भी सक्षम। द सैंडरमैन एक सम्मानीय, अभिमानी राजा की कहानी है जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्यार करना सीखता है। एक प्यार करने वाला दोस्त, एक प्यार करने वाला भाई, एक प्यार करने वाला पिता कैसे बनना है। गैमन से पहली बार 1991 में वार्नर ब्रदर्स की कार्यकारी लिसा हेसन ने फिल्म रूपांतरण के बारे में पूछा था, एक प्रस्ताव जिससे वह आशंकित थे और बाद में उन्होंने मना कर दिया। 28-29 फिल्म रूपांतरण पर विकास 1996 में शुरू हुआ, जिसमें रोजर एवरी ने निर्देशन किया और टेड इलियट और टेरी रॉसियो ने पटकथा लिखी। 27 इलियट और रॉसियो की पटकथा ने पहले दो सैंडरमैन स्टोरी लाइन, प्रील्यूड्स एंड नोक्टर्न्स और द डॉल हाउस को एक ही कहानी में मिला दिया, साथ ही लाइव एक्शन और एनिमेशन के तत्वों को भी मिलाया, जिसके लिए जॉन स्वांकमाजर की एलिस 1988 को प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया गया। गैमन को पटकथा पसंद आई, लेकिन एवरी को निकाल दिया गया क्योंकि स्टूडियो के अधिकारियों को उनकी पिच पसंद नहीं आई। विलियम फार्मर ने 1998 तक इसके लिए एक पटकथा लिखी थी, जिसे गैमन ने नापसंद किया और इसे न केवल सबसे खराब सैंडरमैन स्क्रिप्ट जो मैंने कभी देखी है, बल्कि आसानी से सबसे खराब स्क्रिप्ट जो मैंने कभी पढ़ी है कहा। वह अनुकूलन को नुकसान पहुंचाना चाहता था और स्क्रिप्ट को आइंट इट कूल न्यूज को लीक कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अनुकूलन आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि पीटर्स ने इसके बजाय वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 पर ध्यान केंद्रित किया। 27, 30, 31 स्क्रिप्ट में स्रोत सामग्री से मौलिक अंतर थे, जैसे कि ड्रीम को खलनायक के रूप में कास्ट करना और उसे लूसीफर मॉर्निंगस्टार और कोरिंथियन ट्रिपल बनाना। 30-33 फार्मर की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद गैमन को संदेह हुआ कि द सैंडरमैन को एक फिल्म में रूपांतरित किया जाएगा। 2007 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन SDCC में उन्होंने टिप्पणी की कि वह एक खराब सैंडरमैन फिल्म की तुलना में कोई सैंडरमैन फिल्म नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सैंडरमैन फिल्म का समय जल्द ही आ रहा है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका स्रोत सामग्री के प्रति वैसा ही जुनून हो जैसा पीटर जैक्सन का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या सैम रेमी का स्पाइडरमैन के प्रति था। 34 उन्होंने कहा कि वह टेरी गिलियम को रूपांतरण का निर्देशन करते हुए देख सकते हैं। मैं हमेशा टेरी गिलियम को कुछ भी दूंगा, हमेशा के लिए, इसलिए यदि टेरी गिलियम कभी सैंडरमैन करना चाहते हैं, तो जहां तक मेरा सवाल है, टेरी गिलियम को सैंडरमैन करना चाहिए। 35 2013 में DC एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष डायने नेल्सन ने कहा कि सैंडरमैन फिल्म एक ऐसी परियोजना थी जिसे वह प्राथमिकता मानती थीं, क्योंकि इसकी संभावना हैरी पॉटर ब्रह्मांड जितनी समृद्ध थी। 36 डेविड एस गोयर ने 2013 में वार्नर ब्रदर्स को सैंडरमैन रूपांतरण की पेशकश की थी और फरवरी 2014 तक जैक थॉर्न के साथ जोसेफ गॉर्डन लेविट और गैमन के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार थे। वार्नर ब्रदर्स ने गॉर्डन लेविट को अभिनय करने और संभवतः निर्देशन करने की योजना बनाई थी। 37-38 फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा द्वारा DC के वर्टिगो छाप के तहत प्रकाशित संपत्तियों पर आधारित फिल्मों के स्लेट के हिस्से के रूप में किया जाना था, जो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स से अलग था। 39 एरिक हेसेसर को मार्च 2016 में फिल्म की पटकथा को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था। इसके तुरंत बाद गॉर्डन लेविट फिल्म की रचनात्मक दिशा को लेकर न्यू लाइन सिनेमा के साथ मतभेदों के कारण चले गए। 40-41 अगले नवंबर में हेसेरर ने अपना मसौदा जमा कर दिया, लेकिन यह कहते हुए चले गए कि परियोजना को फिल्म के बजाय HBO श्रृंखला होना चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस संपत्ति का सबसे अच्छा संस्करण HBO श्रृंखला या सीमित श्रृंखला के रूप में मौजूद है, न कि फीचर फिल्म के रूप में, यहां तक कि त्रयी के रूप में भी नहीं। फीचर फिल्म की संरचना वास्तव में इसके साथ मेल नहीं खाती है। 42 टेलीविजन की ओर संक्रमण। फिल्म के विकास की लंबी अवधि के कारण
2010 में डीसी एंटरटेनमेंट ने एक टेलीविजन रूपांतरण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। फिल्म निर्देशक जेम्स मैंगोल्ड ने अनौपचारिक आधार पर गैमन के साथ परामर्श करते हुए एचबीओ को एक श्रृंखला की अवधारणा पेश की, लेकिन यह डब्ल्यूबी में राजनीतिक युद्ध के कारण साकार नहीं हो सका। 43 सितंबर 2010 तक वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन एक टीवी श्रृंखला के निर्माण के अधिकारों का लाइसेंस दे रहा था और सुपरनैचुरल निर्माता एरिक क्रिप्के गाथा को अनुकूलित करने के लिए उनके पसंदीदा उम्मीदवार थे। 44 गैमन ने बाद में खुलासा किया कि वह क्रिप्के के विचार से असहमत थे और उनकी पेशकश को खारिज कर दिया। 45 इसके बाद क्रिप्के ने कहा कि परियोजना नहीं हो रही थी, लेकिन डीसी कॉमिक्स के तत्कालीन मुख्य रचनात्मक अधिकारी सीओओ ज्योफ जॉन्स ने खुलासा किया कि गैमन की भागीदारी के साथ एक श्रृंखला अभी भी विकास में थी। 46 2018 के आसपास गैमन गुड ओमेस के टेलीविजन रूपांतरण पर काम कर रहे थे, जो टेरी प्रेचेट के साथ उनके द्वारा लिखे गए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। जब गोयर ने द सैंडमैन के टेलीविजन रूपांतरण के बारे में फिर से उनसे संपर्क किया, उस बिंदु तक गोयर ने द डार्क नाइट ट्रायलॉजी सहित कई सफल पटकथाएं लिखी थीं। गोयर ने गैमन को स्क्रीनराइटर एलन हेनबर्ग से जोड़ा, जो गैमन के काम के प्रशंसक थे। एबीसी स्टूडियो के साथ हेनबर्ग का अनुबंध समाप्त हो रहा था, जिससे उनके एजेंट को वार्नर ब्रदर्स के साथ एक बैठक स्थापित करने की अनुमति मिल गई। आखिरकार गोयर ने उन्हें फोन किया, उनसे शामिल होने का अनुरोध किया। 29 हेनबर्ग ने शुरू में उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पहले 2 सप्ताह सैंडमैन कॉमिक्स को फिर से पढ़ने में बिताए। 47-48 बाद में हाइनबर्ग शोरनर और कार्यकारी निर्माता बन गए। तीनों ने अंततः लॉस एंजिल्स में डिनर के लिए मुलाकात की और सीरीज पर चर्चा की और 3 दिन बाद इसे पिच करना शुरू किया। हाइनबर्ग ने पहले ही वार्नर ब्रदर्स के साथ अपना अनुबंध साइन कर लिया था। 49 इस श्रृंखला का संगीत ब्रिटिश संगीतकार डेविड बकले ने तैयार किया था, जिन्हें द गुड फाइट में उनके काम के लिए 2017 में उत्कृष्ट थीम संगीत श्रेणी में एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 90 उन्होंने ध्वनियों की एक विस्तृत श्रृंखला का इस्तेमाल किया, एक बड़े ऑर्केस्ट्रा, सिंक्रोन स्टेज वेना में 91 और एक गाना बजाने वालों के साथ रिकॉर्डिंग से लेकर शुरुआती संगीत वाद्ययंत्र जैसे वायोला दा गंबा और बारोक बांसुरी, साथ ही गूढ़ ध्वनियों तक। उन्होंने इसके अतिरिक्त इन्हें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बनावट के साथ जोड़ा ताकि संगीत के भीतर समय को जोड़ा जा सके। मॉर्फियस ड्रीमिंग अपने राज्य और सपनों के स्रोत में लौटता है। वहां वह अपने महल को अपनी लंबी अनुपस्थिति के कारण खंडहर में पाता है। मॉर्फियस कैन और हाबिल 2 बेकार भाइयों से मिलने जाता है ताकि उनके पालतू गारगोयल ग्रेगरी को वापस ला सके, जो उसे फेट्स को बुलाने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करेगा। मॉर्फियस सफलतापूर्वक फेट्स को बुलाता है, जो उसे उसके उपकरणों के ठिकाने के बारे में बताते हैं। रेत की थैली ओझा जोहाना कॉन्स्टेंटाइन के कब्जे में है, उसका हेलमेट नर्क में एक राक्षस के हाथ में है और मानिक एथेल के बेटे जॉन डी द्वारा इस्तेमाल किया गया है। मॉर्फियस अपने औजारों को वापस पाने के लिए अपनी खोज पर निकल पड़ता है। ड्रीमिंग में वापस मॉर्फियस कैन और हाबिल के पास एक शिशु गारगोयल भेजता है, जिसे वे गोल्डी नाम देते हैं, जो उनके पिछले साथी की जगह ले। द सैंडमैन 2 इम्परफेक्ट होस्ट्स से अनुकूलित। 15-3-3 मेरे बारे में एक छोटा सा सपना देखो, जेमी चाइल्ड्स, जिम कैम्पोलोंगो। 5 अगस्त 2022। मॉर्फियस कॉन्स्टेंटाइन का पता लगाता है, अपनी थैली वापस पाने की कोशिश करता है, जो दानव एजिलेथ को वापस नर्क भेजने की कोशिश में है, क्योंकि उसने लंदन की राजकुमारी से शादी करने के लिए केविन ब्रॉडी के शरीर का इस्तेमाल किया था। वह कॉन्स्टेंटाइन के पिछले बुरे सपने को देखता है, जिसमें एक असफल भूतप्रेत भगाने की कोशिश शामिल है, जो उसकी दोस्त एस्ट्रा लॉग को नर्क में ले गई थी। अपने नए सलाहकार मैथ्यू द रेवेन के साथ मिलकर वे कॉन्स्टेंटाइन की पूर्व प्रेमिका राहेल से मिलते हैं, जो थैली में मौजूद सपनों की रेत की आदी हो गई है,
जो उसे जीवित रखती है। कॉन्स्टेंटाइन राहेल को आराम देने के लिए मॉर्फियस को मनाता है। कोरिंथियन द्वारा चेतावनी दिए जाने पर कि मॉर्फियस स्वतंत्र है और अपनी चोरी हुई संपत्ति की तलाश कर रहा है, एथेल क्रिप्स, जो अब 100 साल से अधिक की है, लेकिन एक सुरक्षा ताबीज के इस्तेमाल से बहुत छोटी लगती है, अपने बेटे जॉन से मिलने के लिए बफेलो, न्यूयॉर्क में एक संस्थान में जाती है जिसे मॉर्फियस के मानिक से गहरा लगाव है। वह जॉन से कहती है कि अगर वह ताबीज ले लेता है तो उसे मानिक की जरूरत नहीं होगी। उसे सौंपते ही वह तुरंत बूढ़ी हो जाती है और मर जाती है। जॉन संस्था से भागने के लिए ताबीज की शक्तियों का उपयोग करता है। द सैंडमैन 3 ड्रीम ए लिटिल ड्रीम ऑफ मी से रूपांतरित। 16:4 नरक में एक आशा, जेमी चाइल्ड्स, ऑस्टिन गुजमैन। 5 अगस्त 2022। अपना हेलमेट वापस पाने के लिए मॉर्फियस नर्क में उतरता है, जहां उसकी मुलाकात लूसीफर मॉर्निंगस्टार से होती है, जो इस क्षेत्र का शासक है। वह राक्षस चोरोंजोन को हेलमेट के साथ पाता है, लेकिन इसे वापस पाने के लिए चोरोंजोन मॉर्फियस को बुद्धि के खेल के लिए चुनौती देता है। मॉर्फियस चुनौती में खुद का प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुनता है, लेकिन राक्षस लूसीफर को अपना चैंपियन चुनता है। मॉर्फियस अंतः आशा का आह्वान करके चुनौती जीत जाता है, एक अवधारणा जिसे लूसीफर अपराजय के रूप में पहचानता है, और लूसीफर द्वारा चोरोंजोन को बालकनी से नीचे भील में फेंकने के बाद हेलमेट वापस पाने में सक्षम होता है, जब वह इसे वापस करने से इनकार करता है। जाने से पहले लूसीफर एक दिन मॉर्फियस को मारने का वादा करता है। जॉन को एक अच्छे सामरी द्वारा सहायता की पेशकश की जाती है और मानिक को वापस ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि मॉर्फियस को इसका पता चले और यह तथ्य कि जॉन ने अपनी इच्छा के अनुसार और किसी और की इच्छा के अनुसार आइटम को बदल दिया है। जॉन अपने भयभीत बचावकर्ता को सुरक्षा ताबीज देता है, यह निर्णय लेते हुए कि उसे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। द सैंडमैन 4 ए होप इन हेल और 5 पैसेंजर्स से रूपांतरित। 17:5 24/7 इंच जेमी चाइल्ड्स, अमेनी रोजा। 5 अगस्त 2022। जॉन अब मानिक के कब्जे में है, एक स्थानीय भोजनालय में शरण लेता है। वहां वह मानिक की शक्ति का उपयोग संरक्षकों और कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर दुनिया, जिसे टेलीविजन के माध्यम से दिखाया गया है, को झूठ बोलने से रोकने के लिए करता है, अंततः उन्हें एक दूसरे की हत्या करने या आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। मॉर्फियस आता है और जॉन को सपनों के दायरे में ले जाता है, जहां जॉन मॉर्फियस को हराने के लिए मानिक की शक्ति का उपयोग करता हुआ दिखाई देता है। अपने हाथ में मानिक को कुचलते हुए जॉन अपनी जीत पर खुशी मनाता है, इससे पहले कि मॉर्फियस खुद को प्रकट करता है और उसे बताता है कि मानिक को नष्ट करने से इसकी शक्ति उसके असली मालिक मॉर्फियस में वापस आ गई थी। जॉन पर दया करते हुए मॉर्फियस उसे संस्था में वापस लौटाता है, जो लंबे समय से सो रही अवस्था में प्रतीत होता है। दूसरी ओर मॉर्फियस का भाई डिजायर उसके खिलाफ साजिश रचता है। द सैंडमैन 6 24 ओवर्स और 7 साउंड एंड फ्यूरी से अनुकूलित। 18:6 उसके पंखों की आवाज, मैर्जी अल्मास लॉरेन बेलो। 5 अगस्त 2022। अपने औजार प्राप्त करने के बाद अब लक्ष्यहीन मॉर्फियस से उसकी बहन मृत्यु मिलने आती है और वह उसके साथ जाती है, जब वह हाल ही में मृत व्यक्ति को परलोक ले जाती है। मृत्यु मॉर्फियस को ड्रीमिंग के शासक के रूप में अपने कर्तव्यों में उद्देश्य और पूर्ति खोजने की संभावना दिखाने का प्रयास करती है। मध्य युग के फ्लैशबैक में मॉर्फियस और मृत्यु एक शराबखाने में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात हॉब गैडलिंग से होती है, जो एक आम आदमी है जो मुखर रूप से कभी नहीं मरना चाहता है। मृत्यु गैडलिंग को जब तक चाहे छोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। हॉब और मॉर्फियस हर शताब्दी में एक बार एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक मुलाकात के दौरान जोहाना कॉन्स्टेंटाइन के पूर्वज ने उन्हें लगभग पकड़ लिया था। हॉब का कहना है कि चाहे उसका जीवन किसी भी मोड़ पर क्यों न आए,
वह फिर भी मृत्यु की कामना नहीं करता। हॉब का अनुमान है कि मॉर्फियस उससे मिलना जारी रखता जब उनका सामान्य स्थान बिक जाता है, तो हॉब एक ब्लॉक दूर एक नया सराय चुनता है, इस उम्मीद में कि मॉर्फियस उसे ढूंढ लेगा। वर्तमान में वापस, मॉर्फियस एक संकेत देखता है जो उसे द न्यू पब की ओर निर्देशित करता है। दोनों फिर से मिलते हैं और मॉर्फियस अंततः हॉब को अपना दोस्त मानता है। दूसरी ओर, डिजायर अपनी योजनाएं जारी रखती है। गोयर ने श्रृंखला को संक्षेप में इस प्रकार बताया, एक भगवान की कहानी जो कहानी के दौरान अपना देवत्व त्याग देता है और नश्वर बन जाता है और सीखता है कि नश्वर होने का क्या मतलब है। यह एक बहुत ही गड़बड़ परिवार की कहानी है। अंतहीन, भले ही वे ईश्वरीय प्राणी है, लेकिन उन सभी के बीच छोटी मोटी झड़पें होती है। उनमें से कुछ एक दूसरे से नफरत करते हैं, उनमें से कुछ एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस जब वे लड़ते हैं तो पूरी दुनिया और ब्रह्मांड पीड़ित होते हैं, और इसे एक मेलोड्रामा कहा। उन्होंने श्रृंखला में स्टैंडअलोन मुद्दों को शामिल करने का विकल्प चुना जिसमें मॉर्फियस दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह सैंडमैन के बारे में अद्भुत चीजों में से एक है, और उन्हें लगा कि उन मुद्दों में मॉर्फियस शामिल नहीं था, लेकिन वे उस दुनिया में से एक थे। उन्होंने कहा कि मॉर्फियस कभी कभी श्रृंखला में घटनाओं के लिए एक नायक और उत्प्रेरक था। उन्होंने मॉर्फियस को एक ऐसे चरित्र के रूप में वर्णित किया जो अमूर्त रूप में मानवता की परवाह करता है, लेकिन विशिष्ट रूप से नहीं। गैमन ने यह भी महसूस किया कि श्रृंखला में स्लीपिंग सिकनेस महामारी अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त थी, क्योंकि कुछ अविश्वसनीय रूप से स्वप्निल क्षण थे, क्योंकि हम एक महामारी के दौरान शूटिंग कर रहे थे। 61 संभावित दूसरे सीजन के लिए लेखन अगस्त 2022 तक शुरू हो चुका था। 61 नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की कि उन्होंने 2 नवंबर 2022 को दूसरे सीजन को हरी झंडी दे दी है। उस दिन पहले डीसी कॉमिक्स और गैमन की अफवाहों के बाद कि श्रृंखला को नवीनीकृत किया गया था। 31 जनवरी 2025 को यह घोषणा की गई कि दूसरा सीजन श्रृंखला का अंतिम सीजन होगा। 63 डलाई सैंडमैन के लंबे समय से प्रशंसक रहे पैटन ओस्वाल्ट कास्ट होने वाले पहले अभिनेता थे। नेटफ्लिक्स को सैंडमैन दिए जाने से एक दिन पहले उन्हें मैथ्यू द रेवेन की आवाज के रूप में लिया गया था। 6 सितंबर 2020 में टॉम स्ट्रीज ने टॉम यॉर्क और कॉलिन मॉर्गन के साथ स्क्रीन टेस्टिंग के बाद ड्रीम को चित्रित करने के लिए बातचीत शुरू की। 64 जबकि लियाम हेम्सवर्थ और डकरे मोंटगोमरी कोरिंथियन की भूमिका के लिए विचाराधीन थे। 65 गैमन ने कहा था कि उन्होंने मॉर्फियस के लिए 1500 से अधिक कास्टिंग ऑडिशन देखे थे, और अपने ऑडिशन टेप देखने के बाद उन्हें लगा कि स्ट्रीज इस भूमिका के लिए सही है। 58 स्ट्रीज स्रोत सामग्री से अपरिचित थे, लेकिन कास्ट होने के बाद वे एक समर्पित प्रशंसक बन गए। 66 बॉयड होलब्रुक के अनुसार कास्टिंग प्रक्रिया लंबी थी। उन्होंने याद करते हुए कहा कि उन्होंने जनवरी 2020 के आसपास ऑडिशन दिया था, लेकिन सितंबर तक उन्हें कोई और जानकारी नहीं मिली। 68 जनवरी 2021 में स्ट्रीज, ग्वेंडोलिन क्रिस्टी, विवियन एचेम्पोंग, होलब्रुक, चार्ल्स डांस, असीम चौधरी और संजीव भास्कर को श्रृंखला में अभिनय करने की घोषणा की गई थी। 69 मई 2021 में 12 और कलाकारों की घोषणा की गई। किर्बी, मेसन अलेक्जेंडर पार्क, डोना प्रेस्टन, जेना कोलमैन, नियाम वॉल्श, जोली रिचर्डसन, डेविड थेवलिस, क्योरा, स्टीफन फ्राई, रजाने जमल, सैंड्रा जेम्स यंग और ओस्वाल्ट। 5 पार्क, जो स्रोत सामग्री के भी प्रशंसक थे, ने डिजायर की भूमिका के लिए ट्विटर पर गैमन से संपर्क करने का फैसला किया। गैमन ने अपने वीडियो हाइनबर्ग को भेजे थे, जो दोनों पार्क को कास्ट करने पर सहमत हुए। 70 दूसरी कास्टिंग घोषणा को सैंडमैन फैनबेस के एक हिस्से से प्रतिक्रिया के साथ मिला। कुछ ने कॉमिक्स में पारंपरिक रूप से सफेद के रूप में चित्रित किए गए पात्रों के रूप में काले अभिनेताओं की कास्टिंग की आलोचना की। 71
बेहतर डेली स्टार की मेहुल बारी ने महसूस किया कि कास्टिंग की घोषणा के खिलाफ विरोध स्पष्ट रूप से घोर भय में निहित था। कुछ कास्टिंग विकल्प स्टंट कास्टिंग की तरह लग रहे थे, जो नेटफ्लिक्स प्रोडक्शंस और कॉमिक बुक रूपांतरणों में टोकनवाद को जारी रखते थे। बेहतर उदाहरण के लिए, बारी ने उल्लेख किया कि डेथ के अलावा ड्रीम सहित बाकी एंडलेस को अभी भी श्वेत अभिनेताओं द्वारा निभाया गया था। बेहतर गैमन ने प्रशंसकों की प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया और डेथ के रूप में बैप्टिस्ट की कास्टिंग और डिजायर के रूप में पार्क की कास्टिंग का बचाव किया, जिसमें बाद वाले को कॉमिक्स में उभयलिंगी के रूप में दर्शाया गया था। 71 मई 2024 में यह घोषणा की गई कि एड्रियन लेस्टर, एस्मे क्रीड माइल्स और बैरी स्लोअन क्रमशः शो के दूसरे सीजन में डेस्टिनी, डेलिरियम और डिस्ट्रक्शन की भूमिका निभाएंगे। 73 जुलाई 2024 में यह बताया गया कि रुआरी ओकॉनर, फ्रेडी फॉक्स, क्लाइव रसेल, लॉरेंस ओफुरेन, एन स्केली, डगलस बूथ, जैक ग्लीसन, इंडिया मूर और स्टीव कूगन को दूसरे सीजन के लिए अलग-अलग ऑर्फियस, लोकी, ओडिन, थॉर, नुआला, क्लुराकन, पक, वांडा और बरनबास के रूप में लिया गया था। 74 1000 बिल्लियों का सपना। इस एनिमेटेड कहानी में एक रात देर से एक स्यामी बिल्ली मॉर्फियस के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में अपनी कहानी बताने के लिए अन्य बिल्लियों की एक सभा आयोजित करती है। बहुत समय पहले वह एक बिलाव से मिली थी जिसके साथ उसने मिश्रित नस्ल के बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया था। इससे उसके मालिक पॉल और मैरियन नाराज हो गए और उन्होंने बिल्ली के बच्चों को ले जाकर नदी में फेंक दिया, जिससे स्यामी बिल्ली को बहुत दुख हुआ। हताशा में बिल्ली ने खोपड़ी वाले कौवे और अपनी गुफा की रखवाली करने वाले 3 जानवरों से मुठभेड़ के बाद एक काली बिल्ली के रूप में मॉर्फियस से मिलने का सपना देखा। बिल्ली ने मॉर्फियस से समाधान के लिए विनती की। मॉर्फियस ने उसे एक समानांतर ब्रह्मांड दिखाया जिसमें बिल्लियां मनुष्यों पर हावी थीं, जब तक कि मनुष्य एक सुनहरे बालों वाले विद्रोही मानव के सुझाव पर सपने देखकर वापस नहीं आए, वास्तविकता को फिर से बनाया और अपने मालिकों को बिल्लियों में बदल दिया, जैसा कि मानव जाति उन्हें आज देखती है। अपनी कहानी समाप्त करने के बाद स्यामी बिल्ली अन्य बिल्लियों से भी ऐसा ही आत्मज्ञान प्राप्त करने का आग्रह करती है, ताकि वे पृथ्वी के शासक के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त कर सकें। कैलियोप। अगस्त 2018 में संघर्षरत लेखक रिचर्ड मैडॉक इरास्मस फ्राई नामक एक बुजुर्ग पूर्व लेखक से मिलने जाता है, जिसने म्यूज कैलियोप को कैद कर लिया है। फ्राई कैलियोप का स्वामित्व मैडॉक को सौंप देता है, जिसे पता चलता है कि उसका बलात्कार करके उसे प्रेरणा मिलती है। वह अपने वादों के बावजूद एक से अधिक बार ऐसा करता है, जब तक कि यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि वह उसे कभी जाने नहीं देना चाहता। कैलियोप अपने पूर्व पति मॉर्फियस, जिसे वह प्यार से ओनिरोस बुलाती है, को एक हताश याचिका भेजती है, जिसे उसने अपने बेटे ऑर्फियस की दुखद मौत के बाद से नहीं देखा है। मॉर्फियस क्रोधित हो जाता है और मैडॉक से भिड़ जाता है। अगस्त 2022 तक, जब मैडॉक अभी भी कैलियोप को बंदी बनाकर रखता है, तो वह अनजाने में हाल ही में रिहा हुए मॉर्फियस को एक संदेश भेजने के लिए उसे धोखा देती है, जो विचारों की एक अनियंत्रित धारा के साथ मैडॉक को शाप देता है। मैडॉक जल्द ही अपनी छात्रा नोरा से कैलियोप को मुक्त करवाता है, जो मॉर्फियस से मैडॉक से अपना शाप हटाने के लिए कहती है। मॉर्फियस ऐसा करता है और मैडॉक खुद को कैलियोप, मॉर्फियस या उसके द्वारा प्राप्त किसी भी विचार को याद करने में असमर्थ पाता है। कैलियोप यह सुनिश्चित करने की कसम खाती है कि उसके साथ जो हुआ वह उसकी बहन म्यूज के साथ न हो। वह और मॉर्फियस एक दूसरे को प्यार से अलविदा कहते हैं, क्योंकि वह उम्मीद जताती है कि वह अपने बेटे के शोक को ठीक से मनाने के लिए उसके राज्य में उससे मिल सकेगी। द सैंडमैन 18, ए ड्रीम ऑफ 1000 कैट्स और 17, कैलियोप से रूपांतरित। 23, सीजन 2। कुल संख्या। सीजन में न। शीर्षक 13, निर्देशक 24, टेलीप्ले द्वारा 25, मूल रिलीज की तारीख 13। खंड 1, 12 एक घुंध का मौसम, जेमी चाइल्ड्स,
एलन हेनबर्ग 3 जुलाई 2025। 13-2 नरक का शासक जेमी चाइल्ड्स अमेनी रोजा 3 जुलाई 2025। 14-3 विशाल नरक से भी अधिक शैतान जेमी चाइल्ड्स अलेक्जेंडर वाइज 3 जुलाई 2025। 15-4 संक्षिप्त जीवन जेमी चाइल्ड्स ऑस्टिन गुजमैन 3 जुलाई 2025। 16-5 ऑर्फियस का गीत जेमी चाइल्ड्स शादी पेतोस्की 3 जुलाई 2025। 17-6 परिवार का खून जेमी चाइल्ड्स जिम कैम्पोलोंगो 3 जुलाई 2025। खंड 2 18-7 समय और रात जेमी चाइल्ड्स वेनेसा बेंटन 24 जुलाई 2025। 19-8 आग के लिए ईंधन जेमी चाइल्ड्स जे फ्रैंकलिन 24 जुलाई 2025। 20-9 द काइंडली ओन्स जेमी चाइल्ड्स ग्रेग गोएट्स 24 जुलाई 2025। 21-10 राजा अमर रहें जेमी चाइल्ड्स मरीना मार्लेंस 24 जुलाई 2025। 22-11 सुंदर अंत की एक कहानी जेमी चाइल्ड्स एलन हेनबर्ग 24 जुलाई 2025। विशेष 23-12 मृत्यु जीवन की उच्च लागत जेमी चाइल्ड्स नील गैमन और एलन हाइनबर्ग 31 जुलाई 2025। उत्पादन विकास एक फिल्म के रूप में नील गैमन द्वारा लिखित और 1989 से 1996 तक डीसी कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक बुक द सैंडमैन को रूपांतरित करने के प्रयास 1990 के दशक से ही विकास नरक में फंसे हुए थे। 26 इनक्विजिटर ने लिखा कि कॉमिक के रूप में सैंडमैन की प्रकृति कई लोगों के लिए एक बहुत ही अनोखी और जीवन बदलने वाला अनुभव रहा है और इसने इसे छोटे और बड़े पर्दे पर अनुवाद करना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण बना दिया। द सैंडमैन 8 द साउंड ऑफ हर विंग्स और 13 मैन ऑफ गुड फॉर्च्यून से रूपांतरित। 19 7-7 गुड़िया का घर एंड्रेस बैज हीथर बेल्सन 5 अगस्त 2022। इस एपिसोड का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। कृपया अनावश्यक विवरण हटाकर और इसे अधिक संक्षिप्त बनाकर इसे बेहतर बनाने में मदद करें। जनवरी 2025 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। 2015 में रोज वॉकर और उसका भाई जेड अपने माता-पिता के तलाक के बाद अलग हो जाते हैं। 2021 में दोनों माता-पिता की मृत्यु के बाद जेड को उसके चाची क्लेरिस और उसके अपमानजनक चाचा बार्नबी के साथ रहने के लिए पालक घर में रखा गया है। रोज के उसे ढूंढने और कानूनी संरक्षकता का दावा करने के प्रयासों के बावजूद रोज अनजाने में एक भंवर है, एक ऐसा प्राणी जो स्वाभाविक रूप से सपनों को आकर्षित करता है और उनमें हेरफेर करता है, और डिजायर और उनकी जुड़वां बहन डेस्पायर रोज को मॉर्फियस के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रचते हैं। रोज के स्वभाव से वाकिफ मॉर्फियस उसका इस्तेमाल ड्रीमिंग के 3 भटके हुए निवासियों को ट्रैक करने के लिए करने की योजना बनाता है, जो अभी भी बड़े हैं, जिनमें कोरिंथियन, गॉल्ट और फिडलर ग्रीन शामिल है। रोज और उसकी दोस्त लिटा हॉल नींद की बीमारी से ठीक हुई एक अमीर यूनिटी किंकेड से मिलने ड्रीमिंग या वेकिंग वर्ल्ड में जेड को ढूंढने में असमर्थ। लुसियन और मॉर्फियस यह निष्कर्ष निकालते हैं कि गॉल्ट ने जेड की चेतना को ड्रीमिंग से अलग कर दिया है। रोज ड्रीमिंग में लुसियन और मॉर्फियस से जेड को ढूंढने में सहायता के लिए संपर्क करती है। इस बीच रोज की तलाश कर रहे कोरिंथियन को सीरियल किलर निम्रोद, फनलैंड और द गुड डॉक्टर द्वारा सीरियल किलर सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक नकलची अपराध करना पड़ता है। द सैंडमैन 10 द डॉल्स हाउस और 11 मूविंग इन से रूपांतरित। 20-8-8 घर खेलना एंड्रेस बैज अलेक्जेंडर न्यूमैनवाइज 5 अगस्त 2022। लुसियन के विरोध के बावजूद मॉर्फियस जेड को ढूंढने में रोज की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। दिन के दौरान रोज और बिस्तर और नाश्ते के अन्य मेहमान केप कैनेडी के चारों ओर संकेत पोस्ट करते हैं, जो कोरिंथियन का ध्यान आकर्षित करता है। उस रात
मॉर्फियस और रोज मेहमानों के सपनों के माध्यम से यात्रा करते हैं, अंततः जेड के सपनों को पार करते हुए, जिसे गॉल्ट ने अपने अपमानजनक चाचा से भावनात्मक पलायन प्रदान करने के लिए हेरफेर किया है। मॉर्फियस ने गॉल्ट को अंधेरे में भेजकर अपने कर्तव्यों से बाहर निकलने के लिए फटकार लगाई और दंडित किया। हालांकि गॉल्ट का कहना है कि उसने अवज्ञा की क्योंकि उसका मानना था कि यह जेड के सर्वोत्तम हित में था। इस बीच लिटा अपने मृत पति हेक्टर हॉल के साथ ड्रीमिंग में फिर से मिलती है। हेक्टर लिटा को ड्रीमिंग में रहने और उसके साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए मनाने का प्रयास करता वह क्लेरिस और बार्नबी की हत्या कर देता है और जेड का अपहरण कर लेता है ताकि रोज को सीरियल किलर सम्मेलन में ले जा सके, जो एक अनाज सम्मेलन के रूप में प्रच्छन्न है। द सैंडमैन 12, प्लेइंग हाउस और 15, इनटू द नाइट से रूपांतरित। उद्धरण आवश्यक 9 संग्राहक कोरली फरगेट वेनेसा जेम्स बेंटन 5 अगस्त 2022। इस एपिसोड का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। कृपया अनावश्यक विवरण हटाकर और इसे अधिक संक्षिप्त बनाकर इसे बेहतर बनाने में मदद करें। जनवरी 2025। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। लुसियन और मैथ्यू ने निष्कर्ष निकाला कि लिटा की गर्भावस्था रोज की बढ़ती शक्ति का परिणाम है, जो स्वप्न और जागृत दुनिया के बीच की बाधाओं को तोड़ने की धमकी देती है। कोरिंथियन रोज को जेड के साथ बुलाता है, जो अनाज सम्मेलन में अपना स्थान साझा करते हैं। रोज उनसे मिलने के लिए होटल जाती है। उसके साथ गिलबर्ट भी होता है, जो हेल के बीओबी में एक साथी अतिथि और एक स्वघोषित सज्जन है। लिटा अपने सपनों में हेक्टर से मिलना जारी रखती है और पाती है कि उसकी गर्भावस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। मॉर्फियस ने स्वप्न को बढ़ते नुकसान को नोटिस किया, जिसका श्रेय लुसियन ने रोज को दिया, हालांकि मॉर्फियस उसके सिद्धांत के बारे में अनिश्चित है। मॉर्फियस स्वप्न में लिटा और हेक्टर को पाता है और महसूस करता है कि भंवर ने हेक्टर की आत्मा को स्वप्न में रहने की अनुमति दी है, बदले में वह परलोक में चला गया। मॉर्फियस हेक्टर को परलोक में भेज देता है और लिटा को सूचित करता है कि उसका अजन्मा बच्चा एक दिन उसका होगा क्योंकि उसका गर्भ स्वप्न में ही पैदा हुआ था। रोज और गिलबर्ट होटल पहुंचते हैं और जेड की तलाश करते हैं। तलाश करते समय कोरिंथियन और गिलबर्ट एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जिससे गिलबर्ट ड्रीमिंग की ओर भाग जाता है, जहां उसे फिडलर ग्रीन का एक व्यक्तित्व दिखाया जाता है। गिलबर्ट कोरिंथियन और रोज का स्थान मॉर्फियस को बताता है। जब रोज को पता चलता है कि फनलैंड द्वारा जेड को एक कमरे में ले जाया जा रहा है, तो वे फिर से मिलते हैं और फनलैंड से भागते हैं, जो उन्हें कोने में ले जाता है जब तक कि कोरिंथियन नहीं आ जाता और फनलैंड को मार नहीं देता। द सैंडमैन 14, कलेक्टर्स से अनुकूलित। 21 10-10 दिल टूट गया लुईस हुपर जे फ्रैंकलिन 5 अगस्त 2022। इस एपिसोड का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। कृपया अनावश्यक विवरण हटाकर और इसे अधिक संक्षिप्त बनाकर इसे बेहतर बनाने में मदद करें। जनवरी 2025। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। मॉर्फियस सीरियल किलर सम्मेलन में कोरिंथियन के मुख्य भाषण को बाधित करता है, लेकिन कोरिंथियन मॉर्फियस को दिखाता है कि रोज की शक्ति उसे अपने निर्माता के खिलाफ खुद का बचाव करने में सक्षम बनाती है। मॉर्फियस रोज को बताता है कि वह जागने वाली दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। रोज को अस्थायी रूप से ड्रीमिंग को बहाल करने और मॉर्फियस को कोरिंथियन को नष्ट करने की अनुमति देने के लिए प्रेरित करता है। मॉर्फियस सम्मेलन में उपस्थित लोगों को उनके अपराधों के बारे में स्पष्टता के साथ दंडित करता है, जिससे रोज और जेड सुरक्षित निकल जाते हैं। निम्रोद ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली और गुड डॉक्टर ने खुद को अधिकारियों के हवाले करने की योजना बनाई। उस रात रोज ड्रीमिंग में मॉर्फियस से भिड़ जाती है। रोज अपने दोस्तों और भाई को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनिटी ड्रीमिंग में उनके साथ शामिल हो जाती है और रोज को वोर्टेक्स को उसके अंदर स्थानांतरित करने के लिए मना लेती है,
जिससे मॉर्फियस को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मिलती है, क्योंकि फिडलर का ग्रीन अपने असली रूप में लौट आता है। मॉर्फियस को पता चलता है कि इच्छा ने यूनिटी को गर्भवती किया ताकि मॉर्फियस परिवार के खून को बहाने के प्रयास में वोर्टेक्स को अपने वंशजों को दे सके। मॉर्फियस डिजायर का सामना करता है, उन्हें आगे की योजनाओं के खिलाफ चेतावनी देता है। मॉर्फियस गॉल्ट को एक अच्छे सपने के रूप में फिर से बनाता है और ड्रीमिंग के अधिक दयालु शासक के रूप में कार्य करने का प्रयास करता है। जागने वाली दुनिया में लिटा एक बेटे को जन्म देती है और रोज, जेड और हेल के साथ वापस न्यू जर्सी चली जाती है। नरक के जनरलों की ओर से लॉर्ड अजाजेल द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद लूसीफर मॉर्फियस से बदला लेने के बारे में सोचता है, क्योंकि राक्षस उसका उत्साहवर्धन करते हैं। द सैंडरमैन 14, कलेक्टर्स 21 और 16, लॉस्ट हार्ट्स से आंशिक रूप से रूपांतरित। 22, कॉस्ट्यूम डिजाइनर सारा आर्थर ने ग्राफिक उपन्यास में पाए गए आइटम और पोशाकों को यथासंभव सटीक रूप से फिर से बनाने के लिए प्रॉपर्टी मास्टर गॉर्डन फिट्जगेराल्ड के साथ मिलकर काम किया। ड्रीम्स के हेलमेट को कॉस्ट्यूमर्स द्वारा 4 फीट लंबा और फोल्डेबल डिजाइन किया गया था, जिससे इसे एक बैग के अंदर फिट किया जा सके। ड्रीम की रूबी और रेत का बैग श्रृंखला की अधिकांश वस्तुओं की तरह भौतिक वस्तुओं के रूप में बनाया गया था और बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल इफेक्ट्स टीम द्वारा बढ़ाया गया था। लूसीफर की विपरीत सफेद और काली पोशाकें ग्वेंडोलिन क्रिस्टी के इनपुट के साथ जाइल्स डीकन द्वारा डिजाइन की गई थीं। टीम ने जानबूझकर लूसीफर को एक उभयलिंगी चरित्र के रूप में व्यक्त करने के लिए डेविड बॉवी सहित उभयलिंगी आकृतियों पर शोध किया। 75, ड्रीमिंग के महल को डिजाइन करने के लिए पर्यवेक्षक यान मार्किविच ने क्रिस कुक्सी की कलाकृति से प्रेरणा ली। मार्किविच ने महल की कल्पना एक स्वप्न मोजेक के रूप में की थी। वह पूर्ण हरे स्क्रीन चरणों का उपयोग करके दृश्य बनाने के विरोध में थे, इसलिए अधिकांश दृश्यों को स्थान पर फिल्माया गया और ड्रीम के सिंहासन कक्ष सहित संवर्धित किया गया, जिसे गिल्डफोर्ड कैथेड्रल के इंटीरियर द्वारा दर्शाया गया था। टीम ने लूसीफर के गिरे हुए देवदूत के संदर्भ में लूसीफर के महल की बालकनी और पीछे के डिजाइन के लिए प्रेरणा के रूप में सेंट पीटर स्क्वायर का उपयोग किया। प्रोडक्शन डिजाइनर गैरी स्टील ने फोम ब्लॉकों को तराश कर एक घुमावदार मेहराब के रूप में थ्रेशोल्ड ऑफ डिजायर के लिए सेट बनाया। 76, एपिसोड 5, 24/7 इंच के लिए गैमन ने कॉमिक बुक में मूल भोजनशाला डिजाइन के बारे में कलाकार माइक ड्रिंगेनबर्ग से सलाह ली। ड्रिंगेनबर्ग ने उन्हें एक वास्तविक साल्ट लेक सिटी भोजनशाला की सेटिंग और मेनू प्रदान किया, जिसे बाद में शो में इस्तेमाल किया गया। 77, फिल्माने श्रृंखला का फिल्मांकन मूल रूप से मई 2020 के अंत में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। 57, सितंबर 2020 में गैमन ने अपने ट्विटर पर खुलासा किया कि फिल्मांकन अक्टूबर में लॉकडाउन की अनुमति से शुरू होने की उम्मीद है। 78, प्रमुख फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई। 79, कोविड-19 महामारी के कारण पहले सीजन के लिए फिल्मांकन यूनाइटेड किंगडम तक सीमित था। 80, होलब्रुक ने दिसंबर 2020 में अपने दृश्यों की शूटिंग शुरू की। पहले सीजन का उत्पादन जून 2021 तक चलने की उम्मीद थी। 68, अगस्त 2021 में गैमन ने अपने टम्बलर अकाउंट पर खुलासा किया कि पहले सीजन का फिल्मांकन पूरा हो गया था। 81, पहले सीजन के लिए फिल्मांकन ग्रेटर लंदन, सरे, वॉटफोर्ड, पूल और ससेक्स में हुआ था। चूंकि प्रोडक्शन टीम यूनाइटेड किंगडम में फिल्मांकन तक सीमित थी, इसलिए न्यूयॉर्क शहर में सेट किए गए दृश्यों को कैनरी वार्फ में फिल्माया गया था। सरे में फिल्मांकन स्थानों में शेपरटन स्टूडियो और गिल्डफोर्ड कैथेड्रल शामिल थे। एनकले कॉमन को हेल के फिल्मांकन स्थान के रूप में चुना गया था। अन्य प्रमुख फिल्मांकन स्थानों में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, वॉटफोर्ड में लीवसरेन, पूल में स्थित सैंडरबैंक बीच और पेटवर्थ शहर शामिल थे। 82, दूसरे सीजन के लिए
फिल्मांकन 23 जून 2023 को शेपरटन स्टूडियो में शुरू हुआ। 83 इससे पहले कि इसे 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण जुलाई में निलंबित कर दिया गया। 84 30 नवंबर 2023 को गैमन द्वारा पुष्टि की गई कि उत्पादन फिर से शुरू हो गया था। 85 दूसरे सीजन के लिए फिल्मांकन अगस्त 2024 तक पूरा हो गया था। 86 डाक उत्पादन कॉमिक श्रृंखला के कवर कलाकार डेव मैककेन प्रत्येक एपिसोड के लिए अंतिम क्रेडिट अनुक्रम डिजाइन करने के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर आए। 66 दृश्य प्रभाव श्रृंखला में कई दृश्य प्रभाव प्राप्त करने के लिए वन ऑफ अस और अनटोल्ड स्टूडियो को पहले 11 एपिसोड के लिए VFX शॉट्स प्रदान करने के लिए काम पर रखा गया था। वन ऑफ अस ने कई दृश्यों के लिए दृश्य प्रभाव प्रदान किए, जिसमें एक टॉवर रूम की छत का दृश्य शामिल है, जिसमें पत्थर की दीवारें वास्तविकता के कपड़े की तरह टूट जाती है। डिजायर के लाल कमरे के लिए पृष्ठभूमि और कोरिंथियन के लिए दृश्य प्रभाव शामिल है। अनटोल्ड स्टूडियो ने कई दृश्यों के लिए प्रभाव प्रदान किए, जिसमें एक दृश्य जिसमें मॉर्फियस नर्क में डूबा हुआ है, स्टीफन फ्राई का फिडलर ग्रीन के रूप में एक जंगल में परिवर्तन, और बोनस एपिसोड ए ड्रीम ऑफ 1000 कैट्स में एनिमेटेड बिल्लियां शामिल है। VFX पर्यवेक्षक जेम्स हैटस्मिथ ने कहा कि VFX टीम ने स्रोत सामग्री को इस उद्देश्य से लिया कि इसे वास्तविक दुनिया में लाया जाए, जबकि मूर्तता को बनाए रखने के साथ काल्पनिकता की भावना को संतुलित किया जाए। 87 शो के लिए 2900 विजुअल इफेक्ट बनाने में शामिल अन्य कंपनियों में फ्रेमस्टोर, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM, इम्पोर्टेंट लुकिंग पायरेट्स, रोडियो एफेक्स, यूनियन एफेक्स और चिकन बोन VFX शामिल थे। फ्रेमस्टोर ने मैथ्यू द रेवेन के लिए विजुअल बनाए, जिसमें यथार्थवादी विजुअल बनाने के लिए एक जटिल पंख प्रणाली, कठपुतलियों और लाइव एक्शन रेवेन की आवश्यकता थी। रोडियो एफेक्स ने मॉर्फियस के महल के लिए विजुअल कॉन्सेप्ट तैयार किए, जिन्होंने विभिन्न विश्व मूर्तियों से प्रेरणा ली। रोडियो एफेक्स टीम ने महल के खंडहर में गिरने को सामूहिक चेतना के प्रतिनिधित्व के रूप में माना और परिणामस्वरूप महल ने एक व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ को प्रतिबिंबित किया। द ड्रीमिंग के प्रवेश द्वार के लिए गेट ऑफ हॉर्न अंडरक्रॉफ्ट, जिसमें मॉर्फियस को कैद किया गया था, उसे एक खाई, धुआं, हवा के प्रभाव, फ्लेम बार और स्वप्रज्वलित मोमबत्तियों के साथ एक सेट के रूप में बनाया गया था। 88 लूसीफर पैलेस बनाने के लिए VFX टीम दर्शकों की पूर्वकल्पित धारणाओं के बारे में चिंतित थी कि इसे कैसा दिखना चाहिए, और पिछले चित्रणों पर शोध करने के लिए गूगल छवियों का उपयोग करना शुरू किया। अंतिम डिजाइन में कॉमिक बुक से पारंपरिक वास्तुकला और फोटोरियलिस्टिक इमेजरी का संयोजन इस्तेमाल किया गया। 89 संगीत एक मिश्रित समीक्षा में द रैप के कर्मा हॉर्न ने श्रृंखला को दृश्यात्मक रूप से आश्चर्यजनक कहा और इसके परिधानों, ध्वनि डिजाइन और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, जबकि इसकी गति की आलोचना की और कहा कि इसकी कहानी कहने की एंथोलॉजी शैली के कारण कथानक को नुकसान हुआ, खासकर सीजन के अंत में। 114 श्रृंखला को B ग्रेड देते हुए द AV क्लब के सैम बारसांती ने द सैंडमैन को एक सामान्य फंतासी श्रृंखला कहा, जो अपने स्रोत सामग्री के प्रति बहुत वफादार है, कला के एक प्रशंसित काम की नकल करने और इसे एक अलग माध्यम में स्थानांतरित करने में अनिवार्य रूप से न्यूनतम कार्य कर रही है। हालांकि उन्होंने कुछ प्रदर्शनों की प्रशंसा की। 115 CNN के ब्रायन लोरी ने महसूस किया कि प्रदर्शन, कथा संरचना और सपने जैसी कहानी कहने से कुंद हो गए थे। उन्होंने कहा कि कॉमिक के लुक और टोन को दोहराने में सावधानीपूर्वक किया गया विवरण बहुत अधिक भावनात्मक निवेश पैदा नहीं करता है। श्रृंखला में एपिसोडिक अध्यायों को देखते हुए उन्होंने सोचा कि इससे इसकी गति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन यह भी महसूस किया कि यह स्रोत सामग्री से परिचित प्रशंसकों को संतुष्ट करेगा। 116 हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए एंजी हान ने स्रोत सामग्री के प्रति इसकी निष्ठा पर भी ध्यान दिया और सोचा कि श्रृंखला रचनात्मकता पर निष्ठा को प्राथमिकता देती है, जो उन्हें लगा कि कॉमिक्स की एक अच्छी प्रतिध्वनि है,
लेकिन यह अपने आप में एक क्लासिक बनने से बहुत कम है। वह श्रृंखला में बदलावों के बारे में मिश्रित थी। उन्होंने कहा कि वे बहुत बुरे नहीं थे और कभी कभी वे अच्छे होते हैं, और श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ के रूप में द साउंड ऑफ हर विंग्स एपिसोड की प्रशंसा की। उन्होंने श्रृंखला पर अपने विचारों को संक्षेप में लिखते हुए लिखा, यह नोटिस करना मुश्किल है कि रचनात्मकता को जगाने, हमारे सबसे अच्छे या हमारे सबसे बुरे लोगों को प्रेरित करने, जीवन या ब्रह्मांड के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए सपनों की शक्ति के बारे में एक श्रृंखला के लिए द सैंडमैन खुद कल्पना की थोड़ी कमी महसूस करता है। 117 एक नकारात्मक समीक्षा में यूएसए टुडे की केली लॉलर ने श्रृंखला को 4 में से 1.5 स्टार दिए। पहले सीजन को पूरी तरह से असफल कहा, इसकी गति और इसकी कहानी की आलोचना की, जिसे उन्होंने महसूस किया कि यह कहानियों और मूड का एक हेर है जिसे बेतरतीब ढंग से एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया गया है। 118 सितंबर 2021 में HBO मैक्स द्वारा गैमन की डेड बॉय डिटेक्टिव्स कॉमिक्स पर आधारित एक टीवी श्रृंखला के लिए एक पायलट का आदेश दिया गया था। 125 श्रृंखला को अप्रैल 2022 तक हरी झंडी दे दी गई थी। 126 डेड बॉय डिटेक्टिव्स को फरवरी 2023 में नेटफ्लिक्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। 127 अप्रैल 2023 में गैमन ने पुष्टि की कि श्रृंखला को द सैंडमैन के समान निरंतरता में सेट किया जाएगा। 128 जिसमें किर्बी श्रृंखला के प्रीमियर एपिसोड में डेथ के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएगी। 129 25 अप्रैल 2024 को श्रृंखला नेटफ्लिक्स पर जारी की गई और इसे सकारात्मक स्वागत मिला। 130 131 अगस्त 2024 में एक सीजन के बाद श्रृंखला रद्द कर दी गई। 132 संभावित स्पिन-ऑफ अक्टूबर 2022 में जोहाना कॉन्स्टेंटाइन अभिनेत्री जेना कोलमैन ने पुष्टि की कि उन्होंने नील गैमन और एलन हेनबर्ग ने उनके चरित्र के बारे में द सैंडमैन की संभावित जोहाना कॉन्स्टेंटाइन स्पिन-ऑफ सोलो सीरीज पर चर्चा की थी, जिसमें कहा गया था कि यह एक अच्छा विचार था जिसके वे वास्तव में पीछे थे। तो दोस्तों 5 अगस्त 2022 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी सेक्शन 1 के साथ, और अब नया सेक्शन इसका हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। रिलीजिंग डेट मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।